नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, कैप्सूल सीरीज 2.0 के जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और सुपर 50 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई। देखिए, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें चल रही है भाई, उनसे एकदम दूर बना करके रहिए, ठीक है। क्योंकि जब उन सारे वीडियो को आप जब देखेंगे तो वो वीडियो आपके सजेशन में आने ही आने। देखिए, रीज़न उसके पीछे क्या है। देखिए, आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो आप तक सही चीज़ें जानी चाहिए, सही चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए। तो वो वीडियो आपके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको सजेशन में दिखेगा। रीज़न ये है कि वो वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब उस स्टूडेंट्स को देखने के कारण उस वीडियो का वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। अब वॉच टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो वो वीडियो आपके या आप जो जेएसएससी के इर्द गिर्द तैयारी कर रहे हैं उनको सजेशन में ये वीडियो जाएगा ही जाएगा। डजेंट मैटर कि इस वीडियो से आपका 1% बेनिफिट नहीं बल्कि 99% आपका लॉस ही लॉस है। बट हर स्टूडेंट्स इस 1% जहां पर बेनिफिट नहीं है और 99% जो लॉस है उसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। ये रियलिटी है। बाकी अब यही 50 मिनट 45 मिनट की वीडियो कल आपकी मैथ्स की वीडियो अपलोड हुई थी। बस वहाँ पर थंबनेल में मैंने रखा था कि एक्सपोज जो भी है झारखंड के टीचर को लेकर के। तो वो वीडियो में कितना आया व्यू, तो समझिए। अब वो वीडियो में क्या था, अपार ज्ञान था और वो वीडियो था जो आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। समझ रहे चीज़ों को। तो देखिए, जो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या झारखंड में एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा, तो कभी अपने अंदर एक बार खंगाल लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आपको ये यकीनन आपको पूरे अच्छे से यकीन हो जाएगी कि गलतियां कहाँ हो रही है और किससे गलतियां हो रही है। वो डजेंट मैटर है कि जेएसएससी एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवा रही है या फिर कैंसिल हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके हाथ में केवल जेएसएससी ही था। भाई, हमने हमेशा कहा है कि आखिर जेएसएससी ही सिर्फ क्यों। और आप भी ऐसा नहीं है, हमारे इस प्लेटफॉर्म में फोकस स्टडी विद अभी आप झारखंड में जहाँ से भी पढ़ रहे होंगे या झारखंड में जो भी बहुत फेमस टीचर हो गए हैं भाई, वहाँ का रिजल्ट अभी तक मैं बता रहा हूँ शून्य है रिजल्ट, ठीक है ना। और मैं अभी अपना बता दूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बस यहाँ पर बोल रहा हूँ, शायद ये यूट्यूब पर भी मैं वीडियो को डाल दूँ तो ओपन प्लेटफॉर्म में रहे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी भी। ये चैनल आपको जेएसएससी में, और जेएसएससी में आप जाके देखिए, पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर हुआ उसमें सिलेक्शन दिया है। और ये तो प्रूफ मैंने दिया था, यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है विथ रोल नंबर। और ये स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। ये हो गई भाई जेएसएससी में। रेलवे में कई सारे रिजल्ट हैं और इसमें हमारा भी पेपर क्वालिफाइड हुआ है, तो वो अलग बात है कि रेलवे में होंगे स्टूडेंट सेलेक्टेड। नेक्स्ट आइए, एसएससी सीजीएल में स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हुए हैं, एमटीएस में हुए हैं, सीएचएसएल में हुए हैं भाई। इस बार जेपीएससी में अभी आपके 25 स्टूडेंट्स मेंस का पेपर लिख रहे हैं। तो देखिए, हवाई बातों पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं और क्योंकि हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते तो हमारी रीच ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है, ये सत्य है। लेकिन ठीक है, ये बात को ज़्यादा कहना या फिर ज़्यादा आपको इतना इंपॉर्टेंस इन सब चीज़ों पे नहीं देना है, बस मेन मकसद मेरा यही है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा स्पीड मैं करूँगा इंक्रीज़। दूसरी बात, कैप्सूल सीरीज 2.0 में अभी तक आपने जितना भी चीज़ को पढ़ा है और शायद इस यूरोपीय कंपनी से जो, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ये आपका चैप्टर है, पहले तो क्लियर है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री अभी आपका स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि अभी समझाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, मेडाइवल हिस्ट्री क्या होता है, एंशियंट हिस्ट्री क्या होता है। और जो बहुत सारे ऐसे टीचर का कहना भी होता है कि पीडीएफ से कैसे पढ़ाते हैं या फिर पीडीएफ की जो भी चीज़ें हैं भाई, तो आज आपको सिखाऊंगा कि भी पीडीएफ की क्या भूमिका होती है और क्या कला होनी चाहिए एक टीचर के पास, ठीक है भाई। बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को भी मिलेगा। खैर, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है, समझिएगा। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज आप जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका बीपीएससी का पेपर होने वाला है, यहाँ पर कम से कम 20 से 22 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से सही होने करने आपको पूछे जाएंगे, कम से कम 25 से 26। तो इतना तो आपको सही करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अब आ जाइए, आपका जेपीएससी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स है पैटर्न के 5वां सवाल बनेगा, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। दूसरे बात में अगर आप इधर आ जाइए, एनटीपीसी अभी आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पर भी एसएससी में देखिएगा अच्छा खासा वेटेज होता है। देन आप एंशिएंट में जाएंगे, देन आपका मेडाइवल में थोड़ा कम वेटेज होता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से खत्म करेंगे और अब थोड़ा सा तेजी लाएंगे चीज़ों को खत्म करने में। साथ के साथ हो सकता है स्टैटिक पार्ट भी मैं आपका स्टार्ट कर दूँ।
साइंस में हो सकता है कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस तो हो सकता है, मैं साइंस का पूरा थ्योरेटिकल वीडियो ही इसमें इस कोर्स में कैप्सूल सीरीज 2.0 में और सुपर 50 में मैं डाल दूंगा, ठीक है भाई। ताकि देखिए अगर समय कम है तो आपकी नुकसान नहीं होने चाहिए, इतना तो जान लीजिए कि आपका नुकसान, आप अभी 20-25 दिन हो गए हैं इस कोर्स को लॉन्च किए, 500 आपने फी पेमेंट किया है या सुपर 50 में 999 पे किया है, आपको पता चल गया होगा कि ये आपने जो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया आप उसका 2 टाइम्स अभी तक आपने गेन किया है या नहीं किया, ईमानदारी पूर्वक आप समझ पा रहे होंगे और बोल भी पाइएगा। खैर, अब बात करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे खत्म किया जाएगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने से पहले आपको समझना होगा सर कि मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री की और एंशिएंट हिस्ट्री की, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए जब आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन आती है, अब ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन, इसको भी समझना है। तो परिवर्तन 3-4 हम लोग व्यू बनाएंगे। एक तो सबसे पहला परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति में जब आपकी परिवर्तन आती है, सेकंड आपकी धार्मिक स्थिति में जब आपकी परिवर्तन देखने को मिलता है, थर्ड आपकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें जब परिवर्तन देखने को मिलता है, एंड देन जो संस्कृति है उसमें जब परिवर्तन आता है ना, तो इस परिवर्तन के बाद एक नए फेज का स्टार्ट होता है। जैसे जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत की जब हम बात करें तो हमारा जो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो डिपेंडेंसी जो देखा गया बहुत ही ज़्यादा क्या थे, हम लोग किस पे डिपेंडेंसी थे, तो हम लोग क्या करते थे भाई, हम लोग सिंपल से जानवरों को क्या करते थे, मारते थे और उससे ही अपना सेवन करते थे, उससे ही अपना पेट पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे हमने कृषि में कई सारे औजार बनाए, वो सब एंशिएंट का पार्ट है। तो ये आर्थिक स्थिति हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे आपने क्या देखा, आर्थिक स्थिति में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुए, औद्योगिक क्रांतियां आई, कई सारे फैक्ट्रियां बैठी या नहीं बैठी, और आज आधुनिक जो भारत में आप देख रहे हैं कई तरह की टेक्नोलॉजी आ गए हैं, कई तरह के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जो 50 इंसान जो मिल के काम करते थे 50 घंटे में, अब उसी काम को एक मशीन 1 घंटे में कर पा रहा। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा। तो ये जो परिवर्तन आपने आर्थिक स्थिति में, धार्मिक सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के जो लोग थे किस पे विश्वास करते थे, जितनी भी प्रकृति से रिलेटेड चीज होती थी उन पे पूजा पाठ, मतलब उनकी आराधना उनके ऊपर ही होती थी। पेड़ों का पूजा करना, क्योंकि पेड़ों, अगर पेड़ रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और फ्रेश हवाएं मिलेगी और वर्षाएं होगी। फिर हम भूमि का पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। ये हमारा क्या था, धार्मिक अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो प्राचीन भारत के लोग का था। फिर धीरे धीरे जब मध्यकालीन भारत में आएंगे तो आप देखेंगे कि मुस्लिम, एक इस्लाम धर्म का आप उदय देखेंगे। अब प्राचीन काल में आपका पूरा का क्या है, पूरा हिंदू धर्म का ही बात है। वहां पे कहीं भी देखिए 622 ईसा पूर्व के बाद तो आपका इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ, जब मोहम्मद साहेब जी ने मक्का से मदीना की जब यात्रा की, उसको अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि आपकी आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और जब सामाजिक स्थिति में जैसे कि पहले सती प्रथा हुआ करता था, यानी कि अगर किसी भी औरत का पति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके साथ ही उसको क्या किया जाता था, उसको जला दिया जाता था उसकी पत्नी को। फिर क्या हुआ, सती प्रथा को खत्म किया गया। किसने खत्म किया, क्या कमेंट कर पाइएगा, कमेंट कर पाइएगा भाई, क्योंकि मैंने बताया है नर बलि प्रथा खत्म किया गया था, क्या आपको याद है? ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए। तो एक फेज में परिवर्तन आया आपका, कहाँ कहाँ, आर्थिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में और संस्कृति स्थिति में। तो एक जब परिवर्तन आया तो उसे पहले हमने जो स्टेज में जीवन को जिया वो हो गया प्राचीन भारत। देन फिर हमारा जो इसमें परिवर्तन देखने को मिला उसको हमने नाम दिया मध्यकालीन भारत, ठीक है ना, मध्यकालीन भारत, जिसको आप कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। और हम फिर अभी बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, यानी कि आधुनिक भारत की, जिसमें आज हम और आप जीवित हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट समझ में आया, यानी कि जीवन शैली में जो परिवर्तन आई। अब जीवन शैली में परिवर्तन कैसे कैसे, तो वो धार्मिक से भी रिलेटेड है, आर्थिक सिचुएशन से भी रिलेटेड है, सामाजिक स्थिति से भी रिलेटेड और सांस्कृतिक स्थिति से भी रिलेटेड है भाई। ठीक है, तो जब परिवर्तन हमारे जीवन शैली में आएगी, तो जब परिवर्तन का एक स्टेज खत्म होगा तो उसे हमने एक का नाम रखा प्राचीन भारत, जहां पे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति एक सेम फॉर्म में चल रही थी, लेकिन एक जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसको हमने मध्यकालीन का नाम दिया। और आज जो हम लोग, आज आप और जो हम हैं, जो जीवित हैं या जो जीवन शैली जी रहे हैं, उसे हम किसका नाम दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का या आधुनिक भारत का। ठीक है,
तो ये 3 फेज जो हिस्ट्री का हम लोग पढ़ते हैं ये तो आपका पहले क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है सर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ही अधिक है। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने का सबसे पहले पैटर्न देखिए, सबसे पहले हम लोग यूरोपीय कंपनी को खत्म करेंगे। यूरोपीय कंपनी को खत्म करने के बाद इसके बाद फिर हम लोग अंग्रेजों का जो आगमन हुआ भारत में, यानी कि अंग्रेज का कैसे विस्तार हुआ भारत में, इसको खत्म कर लेंगे साथ के साथ। देन 1857 का विद्रोह फिर समाप्त करेंगे। इसके बाद 1858 से लेकर के 1916 तक, यानी कि गांधी जी के आने से पहले तक की जितनी घटनाएं उसको देख लेंगे। फिर गांधी जी का युग यानी कि चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करके भारत की आज़ादी तक पहुंचेंगे। देन गवर्नर जनरल ये हमने कवर कर लिया है। अब आपसे अगर मैं पूछूं गवर्नर जनरल या भारत का गवर्नर जनरल या मैं वाइसराय का नाम पूछ लूं, क्या आप बता पाइएगा? 21 वाइसराय मैंने आपको याद करवाए थे, आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब एक्सपोज वगैरह वीडियो को देखने के अलावा अगर यहाँ पे अगर अच्छे से टाइम दे रहे हैं तो आप अपनी जीवन को बहुत ही स्वर्गमय बना रहे होंगे। बाकी उनसे स्वर्गमय किन्हीं और का जीवन हो रहा है, इस सच्चाई को आप समझिए। आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, आपको पता है कि जब मैंने वीडियो को प्रीमियर में डाला था केवल वो थंबनेल था, आपके अंदर इतना पैसेंस नहीं था कि हम देख ले आखिर ये वीडियो में सर ने क्या कहा है। आपने डायरेक्ट कमेंट किया कई लोगों ने कि आप इस चीज़ में नहीं पढ़े। भैया पहले वीडियो तो देख लीजिए क्या है उसके अंदर, आपके अंदर अगर उसको आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री को कितना अच्छे से सर ने करवाया था, ठीक है। खैर चलिए उसको साइड रखते हैं। चलिए आज के जो भी क्लास है पेड क्लास में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है भाई। बात करते हैं अब हम लोग, ये जो फंडा हम लोगों का चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ गया ना, फिर गांधी युग चलेगा। देन गांधी जी के बाद में आपका गवर्नर वाला पार्ट खत्म है और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म कर लेंगे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर उसमें आपका बचेगा केवल जो धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए थे और जो प्रेस पत्रिका जो बुक्स है एंशिएंट का मॉडर्न में डाल एक जगह एकदम इकट्ठा कर देंगे हम, ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास कंटेंट है और बाकी हमारे पास काफ़ी अच्छा तरीका भी है, ये बस दिल पे नहीं लेने का कोई को, ठीक है भाई। चलिए भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यूरोपीय कंपनी, अब इसका मीनिंग को पहले मैं आपको समझाऊंगा। यूरोपीय कंपनी कहने का मतलब क्या है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, यूरोपीय कंपनी का, ठीक है, मैं यहाँ पूरा नाम लिख रहा हूँ, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। अब इस चैप्टर के टाइमलाइन को समझना है पहले आपको कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, एकदम आराम से समझिए, इस क्लास में सब चीज़ आपका याद हो जाएगा, आपको घर में आपको फिर टाइम नहीं देखना। तो सबसे पहले हम यूरोप कॉन्टिनेंट को समझेंगे कि यूरोप आखिर कहाँ है और भारत में आगमन है तो भारत कहाँ। तो इस मैप को आप देखिएगा, सबसे पहले 6 महाद्वीप आपके माइंड में है क्योंकि ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया है। ये आपका एशिया हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, और एशिया यूरोप के बीच में जो डिवीजन करा रहा आपका ये यूराल पर्वत याद आ रहा होगा आपको। देन आपका ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये याद है सर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा सर। अब आइए यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, यानी कि यूरोपीय कंपनी, यानी कि ये जो आपको यूरोप दिख रहा है भाई, ठीक है ना, ये यहाँ से जो आपको ये यूरोप का मैं आपका एक डायग्राम, रफ डायग्राम इस मैप में मैं आपको बना करके जो दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये यूरोपीय कॉन्टिनेंट से जो देश भारत आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से जो भी यहाँ से क्या हो रहे हैं, भारत आ रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे आ रहे भारत आ रहे, ये हो गया आपका भारत, यानी हमारा भारत। चलिए अब इसको हटा दे रहे थोड़ा सा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, चीज़ें पेचीदा हो जाएगी। तो बस अभी आपको ये देखना है, ये आपका है यूरोप और ये है आपका इंडिया। तो यूरोप पे कंपनी जो है, यानी यूरोप देश में, जैसे कि ये आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है। अब ये जो छोटी सा जो देश देख रही है ये आपको दिख रहा है स्विट्जरलैंड। अब ये हो गया अंग्रेज ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं, ठीक है भाई। तो यूनाइटेड किंगडम को अच्छे से देखिए, ब्रिटेन को बढ़िया से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अंग्रेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है भाई, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है भाई, ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम। अब ये हो गया आपका स्पेन हो गया, उसके बाद ये हो गया आपका पुर्तगाल। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना पार्ट आपका पुर्तगाल हो गया और इधर जो आपको ये दिख रहा है ये हो गया आपका स्पेन, ठीक है, और ये हो गया आपका पुर्तगाल। ये आपका मोरक्को अफ्रीका का देश है, तो इसको अभी हटाइए, मोरक्को को हमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए फ्रांस को देखिए, ये हो गया आपका, ये जो दिख रहा है ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है भाई। उसके बाद आपको मैं इटली दिखाऊं तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में, ये हो गया आपका इटली, ये देश जो है आपका इटली है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ सारे देश को, क्या आपको याद हुआ या नहीं हुआ। देखिए
ये क्या है आपका फ्रांस है, ये क्या है स्पेन है, ये क्या है पुर्तगाल है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये इटली है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, और ये आपका अंग्रेज है, ब्रिटेन है भाई। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आइए, अच्छा एक ईरान देश को भी देख लीजिए, क्योंकि मैं स्टैटिक जीके में आपका रामसर साइड भी कंप्लीट करूंगा। तो देखिए ये ईरान है, ठीक है ना, ईरान से जस्ट सटा हुआ आपका अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान है भाई। ईरान को आपने देख लिया। अब आपको दिखना है सऊदी अरब, यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका सऊदी अरबिया। ये क्या हो गया आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सऊदी अरब, ठीक है। ये क्या हो गया, सऊदी अरब। यहां तक आपको समझ में आ गई। पूरा देश आप मैप में एक बार घूम लिए बहुत अच्छे से। होप शो कि आपके सारे के सारे देश आपको, सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपके माइंड में बैठ गए हैं भाई। अगर मैं आपको पुर्तगाल कहूंगा तो अब आपके माइंड में समझ में आ रहा होगा कि अच्छा यहां से कोई व्यक्ति भारत आएगा, ऐसे होके आएगा या फिर ऐसे होकर के आएगा। क्लियर है भाई। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको एक मिनट, अगर मैं आपको बोल दूं कि फ्रांस से कोई व्यक्ति आएगा तो भाई ऐसे भारत जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे होकर के आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई। अब आइए यहाँ पर कुछ स्टोरी है, स्टोरी को समझते हैं देन फिर। अच्छा अब आइए, जो चैप्टर का नाम है अब आपका समझ में आ गया ना, यूरोपीय, ठीक है ना, यूरोपीय कंपनी का, यानी कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो देश हैं, इस देश में जो जो कंपनियां हैं, जो भारत में इनका क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है, यानी ये कंपनियां भारत में जो आएंगे उसके बारे आपको स्टडी करनी है। क्लियर है भाई। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का मतलब समझ लिए कि ये जो यूरोप देश में, यहाँ पे इस यूरोप देश में जो जो कंट्रियां हैं, अब इस कंट्री के अपने अलग अलग कंपनी होंगे। जैसे कि भारत में आपका एक जियो कंपनी है कि नहीं है, टाटा अपनी एक अलग कंपनी है, मारुति सुजुकी अपनी कंपनी है। तो अब ये जो इंडिया की जो कंपनी है, अब ये जा रही है अफ्रीका में ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अफ्रीका वाले क्या कहेंगे कि इंडिया कंपनी का आगमन अफ्रीका में, समझ में आ गया। उसी प्रकार यूरोप, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एशिया महादेश की जो कंपनी है उनका आगमन भारत में। एशिया महाद्वीप में हो सकता है चाइना का भी कोई कंपनी अफ्रीका जा रहा हो। क्लियर है भाई। चलिए अब आइए, उसी प्रकार से यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, यानी कि यूरोप देश में, यूरोप महादेश में, जैसे कि फ्रांस की कोई कंपनी होगी, स्पेन की कंपनी होगी, पुर्तगाल की कंपनी होगी, इटली की कंपनी होगी, जो भारत जाएगी ट्रेड करने, और उन सारी कंपनियों को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए ये क्लियर हो गया। आपका चैप्टर क्या है भाई, चलिए सबसे पहले तो चैप्टर क्लियर करना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आखिर बात हो क्या रही है, इस चीज़ को आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन में कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत आए उसको आप समझिएगा। इससे पहले मैं आपको एक आपका थोड़ा सा एक स्टोरी है, इसको आप समझना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सऊदी अरब के बारे में समझाया था, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका सऊदी अरब, ठीक है भाई। ये क्या हो गया आपका सऊदी अरब, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका सऊदी अरब, ठीक है भाई। ये क्या हो गया आपका सऊदी अरब। अब सऊदी अरब की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझना है 622 ईसा पूर्व की बात है, ठीक है ना, सॉरी 622 ईस्वी की बात है। 622 ईस्वी तक, यानी कि अभी 622 ईस्वी तक कोई भी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म की जो बात करते हैं अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 622 ईस्वी में सऊदी अरब में, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म का यहाँ पे ही उत्थान होता है। मोहम्मद साहेब जी जो हैं, ये मक्का से मदीना क्या करेंगे, यात्रा करते हैं, और मदीना में ही इस्लाम के लोगों ने क्या किया, इस्लाम सॉरी मदीना में ही इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो समझिए 622 तक, यानी कि जो प्राचीन भारत में आप जो इतिहास पढ़े हैं उस समय तक कोई भी इस्लाम धर्म की बात नहीं है भाई। 622 ईसा ईस्वी के बाद में सऊदी अरब से ही मुस्लिम धर्म, या कह सकते इस्लाम धर्म का उत्थान होता है, और यहीं से फिर ये इस्लाम धर्म काफ़ी मजबूत भी होते हुए आपको दिखेगा। और ये जो आप यूरोप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, यहाँ पर कौन से धर्म की सबसे ज़्यादा, या फिर कहा जाए तो यहाँ के लोग कौन से धर्म की मान्यता पे विश्वास रख रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ईसाई धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, ठीक है। यानी इधर हो गया ईसाई, और यहाँ आप देख रहे हैं सऊदी अरब में क्या हो गया आपका मुस्लिम। क्लियर है भाई। अब थोड़ा सा ये हो गया आपका मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म की कैसे उत्पत्ति आप देख रहे हैं, और यहाँ पे है आपका ईसाई धर्म। अब समझिएगा चीज़ों को। ईसाई धर्म जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ये इटली है। इटली की राजधानी क्या है, रोम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है आपका रोमन साम्राज्य, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है ना। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ना होता है। रोमन साम्राज्य, बस समझिए कि यहाँ पर एक साम्राज्य चल रहा था जिसे हम नाम देते हैं रोमन साम्राज्य, ठीक है।
अब इस रोमन साम्राज्य की अगर हम बात कर ले, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाएं तो ये रोमन साम्राज्य का भाग हो गया ये। तो इसको अगर हम ऐसे बांटें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी है उसको हम बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है, ठीक है ना। कुस्तुनतुनिया क्या है, एक जगह का नाम है। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है उसकी राजधानी कहाँ है, कुस्तुनतुनिया में। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब देखिए, जो यूरोप से जो कंपनी भारत आते थे, ठीक है, या फिर यूरोप से जो भारत में मेनली जो है मसाले के लिए, ठीक है ना, भारत आना यूरोपीय कंपनी का मेन मकसद होता था मसाले का व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत में गर्मी अधिक पड़ती है और खास करके साउथ वाले रीजन में मसाले की काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी। अब यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी पड़ेगी नहीं। अब क्यों नहीं पड़ेगी, ज्योग्राफी वाला चैप्टर आपको याद होना चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो इनका क्या होता था, यहाँ पे एक मार्ग है, एक स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग कहने का मतलब क्या, जमीन टू जमीन है, यानी यहाँ से, यानी कि ये जो आप यूरोप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे इस प्रकार से एक मार्ग बना हुआ है। तो यहाँ से भारत क्या करता था, अपना सामान को यहाँ भेज दिया और यहाँ से फिर ये अपना यूरोप में उस सामान को भेज दिया जाता था। तो ये जो मार्ग है जिसे हम लोग क्या नाम देते थे, रेशम मार्ग का नाम देते थे, ठीक है। इस मार्ग को क्या नाम देते हैं, सिल्क रूट का नाम देते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या कि ये जो सऊदी अरब में जो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, अब यहाँ पे ऑटोमन तुर्क, यानी ऑटोमन तुर्क एक तरह से समझिए कि क्या किया यहाँ पे, मेन ऑटोमन तुर्क कहने का मतलब ये कि मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक पावरफुल बना चुके थे, और इन्होंने क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया था 1453 में, और कुस्तुनतुनिया पे क्या कर लिया, उन पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अब इन पे जैसे ही अधिकार कर लिया तो ये रेशम मार्ग जो है यहीं से होके गुजर रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इस रेशम मार्ग पे, समझिएगा ध्यान से, इस रेशम मार्ग पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और कहा कि अगर कोई भी यूरोप पे कॉन्टिनेंट से कोई भी लोग अगर भारत या ईस्ट साइड में, यानी कि पूर्वी देश में अगर जाना चाहता है, तो आप जो ईसाई धर्म को अपनाए हैं, आप या तो मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, या इसके बदले बहुत अधिक ज़्यादा टैक्स लगा दिया था इन्होंने। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर कट है। हमने क्या कहा, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने ये कहा कि जो मुस्लिम धर्म की जो हमने बात की, या इस्लाम धर्म की जो हमने बात की, 622 ईस्वी के बाद में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब से हुई, और धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म काफ़ी मजबूत हो गया। और ये जो यहाँ रोमन साम्राज्य था, और यहाँ पे जो कुस्तुनतुनिया जिसकी राजधानी थी पूर्वी रोमन साम्राज्य की, इस कुस्तुनतुनिया पर ये मुस्लिम ऑटोमन तुर्क जो आक्रमणकारी जो थे, इन्होंने आक्रमण करके कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। और यूरोप से कहा जाए तो एशिया को जोड़ने वाला जो मार्ग था, जिसको हम लोग रेशम मार्ग कह रहे थे, अब इस कुस्तुनतुनिया पे क्या हो गया, इस तुर्क ऑटोमन तुर्क का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो अब यूरोप से कोई भी लोग अगर इधर जाना चाह रहे थे तो इन पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया जा रहा था, या इनको कहा जा रहा था कि भाई आप इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, ये जो ईसाई धर्म के जो मान्यता वाले लोग अपने धर्म परिवर्तन नहीं किए, तो अब यूरोप के जो देश के जो लोग हैं अब एक नए मार्ग की खोज करेंगे कि किस प्रकार से भारत पहुंचा जाए, ठीक है। क्योंकि ये अपना तो ट्रेड आराम से इस प्रकार से भारत से हो जा रहा था रेशम मार्ग के थ्रू, यहाँ से ऐसे गया हुआ था, तो भारत का जो भी माल है यहाँ पे इस रेशम मार्ग में भेजा जाता था और यहाँ से आराम से यूरोप में आ जा रहा था, क्लियर है ना। तो अब इसी दौरान में क्या होगा, भारत आने के लिए कुछ कुछ मार्ग की खोज होगी। कुछ कुछ मार्ग मतलब क्या, कि अभी आपके पास स्थल मार्ग तो है, ठीक है, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे, पानी में, यानी कि समुद्री मार्ग का खोज करेंगे, यानी कि इस प्रकार से आएंगे, ये समुद्र होते हुए भारत आएंगे यहाँ पे, तो समुद्री मार्ग का खोज करेंगे, और इस समुद्री मार्ग के खोज से ही ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेस क्लियर है भाई, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसको ध्यान से समझिएगा कि इसी खोज के दौरान में सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है कि 1453 की एक घटना आपको मैंने बताया, क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पे, ठीक है ना, कुस्तुनतुनिया पे क्या कर लिया, आक्रमण करके ऑटोमन तुर्क ने अपना अधिकार जमा लिया, क्लियर है। अब यहाँ से जो रेशम मार्ग जा रही थी, उस रेशम मार्ग पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया ऑटोमन तुर्क ने। अब इसी दौरान क्या होता है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यहाँ से बहुत सारे लोग निकले, पुर्तगाल से कुछ लोग निकले, कुछ स्पेन से निकले हैं, कि हम भारत कैसे पहुँचे, ठीक है। तो चलिए अब इसी दौरान क्या होता है, 1486 की घटना है, ठीक है, 1486 की घटना है। अब भारत से, सॉरी यूरोप से हम कैसे भारत पहुँचे,
तो इसके लिए रास्ता की खोज के लिए जब निकलते हैं, एक व्यक्ति का जो नाम है, उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है ना। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज। इसको मैं लिख दूं बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, ये मैं नोट्स में लिख दिया हूँ भाई, ठीक है ना। बार्थोलोमियो डियाज 1486 में निकलते हैं और ये इस मार्ग होते हुए पहुंचते हैं अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे, ठीक है। और इस दक्षिणतम बिंदु का खोज करने वाला, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये जो दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका को, जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? केप ऑफ गुड होप को उत्तम आशा प्रायद्वीप। तो कई बार आपसे पूछा गया केप ऑफ गुड होप की खोजकर्ता कौन है, तो 1486 में जो भारत जाने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला था बार्थोलोमियो डियाज, उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो उन्होंने यहाँ पहुँच लिया, पहुँच के फाइनली वो थक गए, उनको लगा कि अब यहाँ तो भारत नहीं है, यानी कि इस ओर से हम भारत नहीं पहुँच सकते, इधर से कोई भी रास्ता नहीं है, यहीं आकर के छोड़ दिए फिर, ठीक है। इसके बाद एक और व्यक्ति आएंगे, इसके बाद वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 1498 में, ठीक है, और 1492 में दो व्यक्ति यहाँ से निकले हैं। एक आपका पुर्तगाल से निकला हुआ है एक व्यक्ति, और आपका एक स्पेन से निकला हुआ व्यक्ति है, ठीक है ना भाई। यहाँ से एक व्यक्ति निकला हुआ, मैं कलर दिखा दूँ अलग से, ये हो गया स्पेन वाला व्यक्ति और ये हो गया आपका पुर्तगाल व्यक्ति, ठीक है, ये दोनों निकले हुए। अब स्पेन से जो व्यक्ति निकले हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम जो है ग्रीन कलर से हम लोग इसको देखेंगे, इनका जो नाम है, इनका नाम है कोलंबस, ठीक है ना। ये जो स्पेन से निकले हैं इनका नाम है कोलंबस, इनका नाम है कोलंबस। वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो आपका इंडीज़ है, यानी कि जो आप अमेरिका की बात करते हैं, उनकी खोज करता कोलंबस ही है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं, ठीक है ना, पहुँचने के बाद भाई यहाँ पे जो लोग को ये लोग देखते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा गोरे हैं एकदम, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो एकदम लाल लाल व्यक्ति दिख रहे थे। और जो भारत था भाई, यहाँ पे लोग, भारतीय लोग कैसे हैं, मतलब सांवले हैं, काले हैं एकदम थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोला गया भैया ये तो भारत नहीं है। यहाँ पे अमेरिका की खोज करने वाले कौन व्यक्ति, यानी कि ये देखिए निकले खोज करने भारत की रास्ता का, भारत का खोज करने के लिए नहीं कि भारत में हम कैसे पहुंचे, कोई समुद्री मार्ग हमें मिल जाए, तो समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए हम निकले। लेकिन ये जो कोलंबस है वो गलत रास्ता पकड़ लिया। अब पकड़ा गलत रास्ता नहीं, क्योंकि ये जो बार्थोलोमियो डियाज जो यहाँ केप ऑफ गुड होप की खोज की, इन्होंने पूरा हल्ला मचा दिया यूरोप में कि ये जो मार्ग से हम भारत की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरे दक्षिणतम बिंदु तक पहुंच चुके हैं, इधर कहीं भी भारत नहीं है। तो कोलंबस इधर आ गया और इधर आने के दौरान उसने अमेरिका की खोज कर दी। देखिए यहाँ आते ही उसने बोला कि हमने इंडिया का खोज कर लिया भाई, ठीक है ना। लेकिन जब इंडिया का खोज कर लिया, जब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्टडीज़ की देखी गई, तो यहाँ के जो लोग पूरे गोरे गोरे लोग दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो कहा गया भैया ये इंडिया नहीं है। यानी ये अब इंडिया के नाम से खोजने के लिए हम लोग निकले हैं, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया पश्चिम में आ गया, क्योंकि भारत इस साइड में था, तो इसको हमने नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। इंडिया से हमने नाम दे दिया इंडीज, और वेस्ट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको बोल दिया वेस्ट इंडीज। तो ध्यान रखना है 1486 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज ने। देन 1492, डेट याद रखना है, स्पेन के व्यक्ति है कोलंबस, जो अमेरिका की खोज कर दी गलती से। जो भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, वो खोज कर लिया अमेरिका की। फाइनली 1498 की बात है, जो पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकल रहा है, वो इसी मार्ग होते हुए केप ऑफ गुड होप में पहुंचता है, और यहाँ पर एक भारतीय है, ठीक है ना, जो गुजरात के एक व्यक्ति हैं, उनसे यहाँ पहुँच के वो बोलते हैं कि भाई इंडिया, वेयर इज़ इंडिया, इंडिया हम कैसे जाएंगे। तो ये व्यक्ति है, एक गुजरात के व्यापारी है, जिनका नाम है, ये नाम भी आपको याद रखना है, अब्दुल मस्जिद, ठीक है ना, अब्दुल मस्जिद। अब इस अब्दुल मस्जिद की सहायता से ही ये जो है पुर्तगाली व्यक्ति, जिनका नाम है वास्को डी गामा, ये भारत पहुंचते हैं। देन ये एक समुद्री मार्ग का यहाँ से भारत पहुंचने का, यहाँ से क्या होता है, खोज हो जाता है, ठीक है भाई। तो चलिए अब इसको पूरा चीज़ को जो आपने पढ़ा है होच पोच हो गया होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको एक बार ये सारी चीज़ें सुनानी जरूरी थी। अब पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एकदम बिंदास रहिए अब आप। चलिए अब एक एक करके, मुझे पता है कि आपको कैसे समझाना। आपको ये पता है, आपको ये दिख रहा होगा भाई, क्या दिख रहा है आपको? ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखना चाहिए, ये क्या है आपका? सऊदी अरब है, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, ये अफ्रीका है, और यहाँ पे जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हमने क्या नाम दिया है? केप ऑफ गुड होप का, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे ये देखिए पुर्तगाल है, पुर्तगाल कहाँ? ये रहा आपका पुर्तगाल, ठीक है। ये हो गया आपका स्पेन, ठीक है, ये हो गया आपका स्पेन। क्लियर है भाई? हमने ये कहा कि 622 ईस्वी में, ठीक है ना,
क्या हुआ, आपका इस्लाम धर्म का उत्थान हुआ और धीरे धीरे ये इस्लाम धर्म क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रांग होते चला गया। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये इटली जो यूरोप का एक देश है, यूरोप महादेश का एक देश है जिसकी राजधानी रोम है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक रोमन साम्राज्य। अब रोमन साम्राज्य वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सॉरी। तो रोमन साम्राज्य का ये भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी भाग, और इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी भाग। अब इस पूर्वी भाग का जो राजधानी बनाया गया था, यहीं पर एक देश है जिसको हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया, ठीक है। तो इस कुस्तुनतुनिया यानी कि इस पूरे यूरोप में किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अब क्या किया गया, इस कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण कर दिया। इस सऊदी अरब में जो इस्लाम धर्म के ऑटोमन तुर्क हैं, उन्होंने आक्रमण करके इस कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, यूरोप से जो भारत आने का या फिर कहा जाए एशिया आने का एक जो मार्ग है, स्थल मार्ग है, ठीक है ना, लैंड से बना हुआ एक मार्ग है, या कहा जाए समझिए ऐसे थेड भाषा में रोड है, रोड है, समुद्री मार्ग से नहीं, बस बाय बस आप आ सकते हैं, जिसको हमने कहा रेशम मार्ग। यहाँ से आराम से यूरोप के लोग क्या कर रहे थे, एशिया में या ईस्ट, जितने भी ईस्ट इंडिया बोल सकते हैं या फिर ईस्टर्न जितने भी कंट्री हैं, इधर आ सकते थे रेशम मार्ग से अपना कोई भी व्यापार करना या कोई भी चीज़ को। तो अब ये कुस्तुनतुनिया पे क्या कर लिया, अब ये ऑटोमन तुर्क ने आक्रमण करके अपना कब्जा कर लिया। तो यहाँ से अब यूरोप का क्या कनेक्शन यहाँ से टूट गया एशिया महादेश का, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा अब यानी कि ये जो सिल्क रूट पे पूरा का पूरा जो अधिकार कर लिया, ये ऑटोमन तुर्क ने कर लिया। तो अगर यूरोप वाले के पास ये कंडीशन रखा गया कि अगर आपको एशिया आना है रेशम मार्ग हो करके, तो आपको टैक्स देना होगा, और टैक्स भी बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था। यानी कि अगर कोई आए इधर ट्रेड करने के लिए, जितना इनका मुनाफा नहीं है उतना इनका खर्चा ही, तो भाई क्या ही आएंगे, या फिर आप मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लीजिए, ईसाई धर्म जो यूरोप कंटिनेंट के जो लोग हैं उनको कहा गया। तो अब यूरोप वाले क्या करेंगे भाई, कोई अलग रास्ता खोजेंगे। तो अब इस अलग रास्ते के लिए ही सबसे पहले 1486 का एक ईयर मैंने मेंशन किया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है ना। पुर्तगाल के ये व्यक्ति हैं, ये पुर्तगाली व्यक्ति है। इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत अफ्रीका में जो दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप की खोज की। अब कैसे खोज की, ये निकला भारत जाने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करते करते ये फाइनली यहाँ पहुँच गया। और यहाँ पहुँचने के बाद कहा कि भाई इधर इस रास्ते होकर के आप भारत नहीं जा सकते हैं, ये हम दक्षिणतम बिंदु पहुँच चुके हैं, जिसको इनको नाम दिया केप ऑफ गुड होप। तो कई बार पूछेगा आपसे केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्थोलोम्यो डियाज। अब इनकी बात सुन करके स्पेन से एक व्यक्ति निकला कोलंबस, इसका ईयर आपको याद रखना है 1492। कोलंबस अब इधर इसलिए नहीं गया क्योंकि बार्थोलोम्यो डियाज ने कह दिया कि भाई इधर तो आप इंडिया की खोज नहीं कर पाएंगे। तो ये इधर से इधर निकल गया और इधर पहुंच गया, आपके जो आप अभी वेस्ट इंडीज देख रहे हैं यहाँ पहुंचा। तो जब यहाँ पहुंचा तो इन्होंने कहने लग गया कि हमने भारत की खोज कर ली, लेकिन फाइनली जब देखा गया तो यहाँ की जो लोग हैं और जो इंडिया के जो लोग हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस है भाई। यहाँ एकदम गोरे चिट्टे लोग हैं। अब अमेरिका में क्या है ना, तो भाई क्यों, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होती है, तो सिंपल सी बात है, जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट वहाँ पे जो रहने वाले लोग उन पर इफेक्ट पड़ता है। भारत में लोग कैसे हैं, सावले काले हैं। तो फिर फाइनली नाम दिया गया भैया ये तो इंडिया नहीं है, इसलिए इसको कह दिया गया वेस्ट, नाम दे दिया गया वेस्ट इंडीज़। या आपसे पूछा जाएगा अमेरिका की खोज करने वाले कौन है, तो स्पेन के जो व्यक्ति है 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब इसी समय आपका 1498 में पुर्तगाल से एक व्यक्ति और निकला था जिसको कहेंगे वास्को डी गामा। वो इसी रास्ते होते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है और यहाँ पे एक इंडियन से यानी कि गुजरात के एक व्यापारी से ये मिलता है, जिनसे इनकी बात होती है और ये आप बताता है कि ठीक है हम आपको लेके चलते हैं भारत। तो ये फाइनली यहाँ से ये भारत पहुँचाएगा। तो 1498 में पूछा जाएगा कि भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो 1498 में पुर्तगाल के जो व्यक्ति है वास्को डी गामा। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट। अब आपको चलिए भाई ये सारा चीज़ नोट्स में लिखा हुआ है, एकदम परेशान आपको होना नहीं है। बाकी आपको पता है नोट्स देख करके सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जा रही है। चलिए, तो अब इस पॉइंट, इस डेट को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, एक एक करके यहाँ पे हम पहले यहाँ पे नोट डाउन करते चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या डेट दिया, 1486 का डेट दिया है, फिर हमने 1492 का डेट दिया है, देन आपको 1498 का समय दिया है। 1486 में हमने क्या कहा, केप ऑफ गुड होप की खोज हुई, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप की खोज हुई थी। केप ऑफ गुड होप की खोज करता कौन है, बार्थोलोम्यो, ठीक है ना, बार्थोलोम्यो डियाज ने खोज की है, ठीक है। देन 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज कर दी थी, अमेरिका की, यूएसए की खोज कर दी। और 1498 में
पुर्तगाली एक व्यक्ति है, ठीक है ना, पुर्तगाली। अच्छा ये कोलंबस कहाँ का है, तो स्पेन का, ये भी ध्यान रखना आपको, स्पेन का है ये। और बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ का है, तो पुर्तगाली है ये। तो एक पुर्तगाली व्यक्ति है, ठीक है भाई, 1498 में एक पुर्तगाली व्यक्ति है, पुर्तगाली व्यक्ति है। कौन है पुर्तगाली व्यक्ति, उनका नाम है वास्को डी गामा, ठीक है, क्या नाम है इनका, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने सबसे पहले, ठीक है भाई, वास्को डी गामा ने क्या किया, सबसे पहले भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग का, ठीक है ना, समुद्री मार्ग का क्या किया, खोज किया इसने। समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। अब इसको समुद्री मार्ग में खोज करने के लिए उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा गुजरात के एक व्यापारी है जो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे हुए थे, जिनका नाम है गुजरात के उस व्यापारी का, उनका नाम याद रखिएगा अब्दुल मजीद, ठीक है ना, अब्दुल मजीद नाम याद रखिएगा। इन्होंने ही सहायता किया था और इनके ही सहायता से वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, भारत के केरल के कालीकट घाट में, ठीक है ना भाई, केरल के कालीकट घाट में पहुंचा। ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो क्या क्या आपने याद कर लिया भाई, हमने याद किया 1486 में केप ऑफ गुड होप की खोज करने वाले एक पुर्तगाली व्यक्ति है बार्थोलोम्यू डियाज। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। कोलंबस कहाँ के व्यक्ति, स्पेन के हैं। 1498 में भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, वास्को डी गामा है। इस वास्को डी गामा की मदद किसने की, एक गुजरात के व्यापारी हैं अब्दुल मजीद ने किया था, जो उसे कहाँ भारत में पहुंचाया, तो केरल के कालीकट घाट में। भारत के समुद्री मार्ग यानी भारत पहुंचने के लिए जो आपका रास्ता बंद हो चुका था, आपका यूरोप से चाइना यानी कहा जाए एशिया को जोड़ा गया था रेशम मार्ग के थ्रू, ठीक है, ये रेशम मार्ग बंद हो जाने के कारण एक समुद्री मार्ग की खोज हो गई है अब आपकी, ठीक है। और ये समुद्री मार्ग भारत पहुंचाने की जो खोज करता कौन हमने नाम दिया है 1498 में वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा को मदद किसने किया, अब्दुल मजीद ने। और ये कहाँ पहुंचे, केरल के कालीकट घाट पे पहुंचे। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। होप सो कि याद क्लियर होगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इस समय केरल में आपको उस समय राजा कौन था ये भी नाम पूछाएगा, कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा केरल के कालीकट घाट में, तो केरल का राजा का नाम भी आपसे पूछा जाएगा, तो नाम याद रखिएगा जमुरीन था, ठीक है ना। केरल का जो राजा था उस समय कौन था, तो जमुरीन था। ये इतना पॉइंट हो गया फैक्चुअल पॉइंट, जो पुर्तगाली भारत आए या फिर कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की और केप ऑफ गुड होप की जो खोज हुई है, ये फैक्ट हो गया, यहां से बातें क्लियर। यानी अब जो यूरोपीय कंपनी भारत आएंगे, समझिएगा ये कैसे आ रहा है, अभी समुद्री मार्ग होते हुए भारत आएंगे। लेकिन अब मैंने आपको एक बताया था, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये भूमध्य सागर है, ये रहा आपका, एक मिनट भाई, ये हो गया आपका, एक मिनट, हाँ, ये हो गया आपका भूमध्य सागर और ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका लाल सागर, हाँ जी। अब यहीं पे आपका क्या है, एक स्वेज नहर की 1869 वाली हिस्ट्री याद है, मैंने ज्योग्राफी में भी बताया है और आपको हिस्ट्री के क्लास में भी मैंने करवाया था। ठीक, चलिए, तो यह स्वेज नहर का कंसेप्ट क्लियर है ना, कि एक नहर, अब ये स्थल भाग हो गया तो यहाँ पे एक नहर बना दिया गया ताकि यहाँ से जहाज, अब इस जहाज होते हुए यहाँ पे आराम से भारत आ सके। तो जो इतना डिस्टेंस कवर किया जा रहा था पहले, अब देखिए यूरोप से आराम से लोग इसी स्वेज नहर के माध्यम से ही भारत आ जा रहा था। तो देखिए कितना कम डिस्टेंस हो गया, समय भी की बचत भी, खर्च भी बचत हो रही है। तो खैर ये 1869 में स्वेज नहर को खोला जाएगा और इसके पीछे का एक अलग हिस्ट्री है, एक अलग इतिहास है, एक अलग भूगोल है। भूगोल में मैंने भी करा दिया है, हिस्ट्री में मैंने गवर्नर जनरल की क्लास में करवाया है। खैर, तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं भारत, यूरोपीय कंपनी जितने भी हैं यहाँ से ऐसे जाएंगे भारत में ट्रेड करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है, रास्ता आपको मिल गया अब आपको जाने के लिए भारत। अब ये कैसी रास्ता है, तो देखिए भारत की खोज नहीं हो रही है यहाँ पे, समुद्री मार्ग की, यानी कि जो आपके पास स्थल मार्ग है, अब आपके स्थल मार्ग तो बंद हो गए थे, जो ऑटोमन तुर्क ने अधिकार कर लिया था उस पर, तो हमने समुद्री मार्ग की खोज की है। यानी कि जो यूरोपीय कंटिनेंट से जो भारत आएंगे समुद्र के रास्ते से, जहाज से होते हुए भारत आएंगे, इस समुद्री मार्ग की खोज हो गई 1498 में। ठीक है, अब ये आएंगे किस लिए, तो मसाला का व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत एक गर्म देश है जहाँ पे मसाले की काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो मसाला का ट्रेड करने के लिए भारत आएंगे और अपने कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है ना, तो अब इस हिस्ट्री को हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से देखना है, ये पूरा फैक्ट यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब आगे एक एक करके एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलना। देखिए यहाँ पे मैं क्रम लिख रहा हूँ, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। देखिए एक तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला चीज़ कि भारत में जो कंपनियाँ आई है, पहले कौन कौन से कंपनी आई है ना उसको पहले सुन लीजिए। देखिए एक तो पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। दूसरा अंग्रेजों की, यानी पुर्तगाल जो देश है वहाँ की एक कंपनी भारत जाएगी ट्रेड करने के लिए।
फिर एक अंग्रेज यानी ब्रिटेन की, ब्रिटिश की जो आएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, यहाँ में मैं लिख रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी अंग्रेजों की, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा डच। डच मतलब समझिए कि जो हॉलैंड जो देश है, नीदरलैंड जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ के निवासी को ही डच कहते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी भारत ट्रेड करने के लिए। चौथे नंबर पे डेनिस आएंगे, ठीक है, कौन आएंगे, डेनिस कंपनी आएगी भारत में ट्रेड करने के लिए। और पांचवें नंबर में फ्रांस आएगी। मतलब ये सीक्वेंस अभी मैंने लिखा नहीं, मैं 5 आपको देश का नाम या फिर 5 देश के कंपनी जो है भारत में आएगी ट्रेड करने के लिए। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए भारत किधर है, भारत किधर है, ईस्ट साइड में है। यानी कि भारत के अलावे भी चाहे आप इधर आप एशिया में आपका चाइना के साथ ट्रेड करना है तो वो कंपनी का राइट मिल जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दे दिया जाएगा कि ईस्टर्न साइड में जितने भी देश हैं आप उनके साथ ट्रेड करेंगे। तो इसलिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज एक ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन करेंगे जिसको कहा जाएगा कि जितने भी ईस्टर्न कंट्री हैं आप उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत क्या ईस्टर्न साइड में ही है, पूर्व में ही है। क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन आपको याद आ रहा है, इधर से जो भी है क्या आपका ईस्टर्न में पार्ट में भाग में आएगा, ईस्टर्न कंट्री में आएगा। तो चाइना के साथ ट्रेड करना हो, चाहे रूस के साथ ट्रेड करना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करना है, तो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए उनको नाम रखा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि ये एक्चुअल चीज़ें नहीं है, और भी जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो उनका अलग अलग नाम आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी ठीक है, इसी से काम हो जाएगा आपका। थर्ड नंबर में डच आएंगे, मतलब कि थर्ड में आपका बताया गया डच के बारे में। फिर डेनिस अपनी कंपनी को भेजेंगे और फ्रांस फिर भारत भेजेगा ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अब इसमें आपको सीक्वेंस क्रम पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्रम कैसे पूछा जाएगा, पहला तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यूरोपीय कंपनी का जो निर्माण, यानी कि पुर्तगाली, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अंग्रेज यानी ब्रिटेन, डच और डेनिस और फ्रांस ने क्या करेगा, सबसे पहले ये कंपनी का गठन करेगा, करेगा ना भाई, जो भारत के साथ क्या करेगा, ट्रेड करेगा। मतलब जैसे कि इंडिया है तो इंडिया एक कंपनी का गठन किया, जियो कंपनी का। अब इनको कहा कि भैया आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले जियो कंपनी का गठन होगा। उसी प्रकार अब ये पुर्तगाल हो गए, चाहे अंग्रेज हो गए, चाहे डच हो गया, चाहे डेनिस हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, ये क्या करेंगे, अपनी एक एक कंपनी का गठन करेंगे। तो आपको पूछा जाएगा कंपनी का जो निर्माण हुआ है, हाँ जी, कंपनी का जो निर्माण हुआ उसको क्रमबद्ध में आपको अरेंज करना है, ठीक है, क्रमबद्ध में अरेंज करना है। तो सबसे पहले पुर्तगाल जो है 1498 में, ठीक है ना, सबसे पहले पुर्तगाल 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करेंगे। तो फर्स्ट सीक्वेंस में आपका ये क्लियर है, फर्स्ट में कौन होगा, पुर्तगाल हो जाएगा, क्लियर है। सेकेंड में आपका अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज देखा ये यहाँ पे ये मैप में पुर्तगाल जो है भारत के साथ ट्रेड कर रहा है और काफ़ी मुनाफे में है, तो उसी प्रकार अब अंग्रेज का मन आया कि भाई चलिए हम लोग भी एक कंपनी का गठन करते हैं जो भारत के साथ ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है, देखा देखी में सारा काम होता है। तो उसी प्रकार पुर्तगाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों ने गठन किया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो सेकेंड में सीक्वेंस वाइज एकदम याद रखिएगा, यह है आपका डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेज ने कंपनी का गठन किया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है भाई। तीसरे नंबर में क्रमबद्ध में आपको याद रखना है डच ने, ठीक है ना, डच ने गठन किया 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत के साथ क्या करेगी, ट्रेड करेगी। फोर्थ नंबर में फिर कौन आएगा, डच के बाद डेनिस आएगा, डेनिस 1616 में, ठीक है ना, 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करेगा जो भारत के साथ ट्रेड करेगा। ये अभी गठन हुआ है, पुर्तगाल ने अपने देश में अभी कंपनी का गठन कर लिया 1498 में भारत में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले कंपनी का निर्माण करने वाले यही है। सेकंड नंबर में अंग्रेज है, 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में गठन हुआ। अब ये डेट के साथ याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600, क्योंकि अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डच 1602 में गठन किया डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। देन फिफ्थ नंबर में डेनिस के बाद कौन आएगा आपका, फ्रांस। फ्रांस 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करेगा जो भारत में क्या करेगा, ट्रेड करेगा। तो ये हो गया कंपनी का गठन, ठीक है, ये कंपनी का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे जो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, अब ये कंपनी का तो गठन हो गया, अब कंपनी भारत जो आएगा, ठीक है ना, कंपनी का भारत में आगमन का क्रम, अब इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, और बहुत सारे लोग तो आपको खैर बताएंगे भी नहीं ये सब क्लास में। समझिएगा, ये जो सीक्वेंस आपका कंपनी का जो निर्माण हुआ ये क्रम है आपका, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कर दूं यहाँ से, ठीक है भाई, इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलिए, ये हो गया आपका कंपनी का निर्माण यहाँ पे। चलिए अब इसको यहाँ से इसको हटा ले रहे हैं, ये हट जा भाई। चलिए, तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये क्या हो गया आपका,
ये आपका जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये कंपनी का जो निर्माण हुआ उसका क्रम है, यानी कि कौन से देश ने भारत के साथ ट्रेड करने के लिए कंपनी का निर्माण किया वो क्रम। तो सबसे पहले पुर्तगाली ने इस्टेब्लिशमेंट किया फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। देन अंग्रेज ने 1600 में 31 दिसंबर में कंपनी का गठन किया। डच ने 1602 में गठन किया, 1616 में डेनिस ने किया और 1664 में फ्रांस ने किया। क्लियर है भाई। लेकिन अब भारत कौन देश सबसे पहले भेज रहा कंपनी को, अब ये याद रखना आपको। तो फर्स्ट नंबर में तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही आ गया, भारत में आगमन हो गया इसका। सेकेंड नंबर में देखिए अंग्रेज नहीं आएगा, अंग्रेज ने गठन कर लिया है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। भारत ने जियो का गठन कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड करेगा, लेकिन अभी भेजा नहीं है। तो इससे पहले ही डच भेज देता है, ये याद रखना है। दूसरा सीक्वेंस में डच आएगा, ये 1602 में ही गठन किया और इसको भेज दिया भारत में ट्रेड करने के लिए। थर्ड नंबर में आएगा अंग्रेज, ठीक है ना, जो 1608 में भेज रहा है भारत में ट्रेड करने के लिए। फिर फोर्थ नंबर में आपका डेनिस है, जो 1616 में निर्माण किया और 1616 में भारत भेज दिया कैची करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है भाई। फिर फिफ्थ नंबर में आपका होगा फ्रांस। कौन होगा आपका? फ्रांस 1664 में, जो भारत क्या जाएगा ट्रेड करने के लिए भेज दिया गया। तो ये सीक्वेंस याद है, याद रखना है कि आगमन पूछा है कि निर्माण पूछा है। तो भारत में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई ट्रेड करने के लिए? पुर्तगाल आई, फिर डच आई, फिर अंग्रेज 1608 में आया है, फिर डेनिस आ रहा है 1616 में, फ्रांस आ रहा है 1664 में। पुर्तगाल तो याद है, वास्को डी गामा आ गया 1498 में ही, और यहाँ से ही फिर वो क्या करेगा, कंपनी का, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करेगा। अब एक एक कंपनी का हम लोग क्या करेंगे, स्टडीज करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का निर्माण कौन किया था? 1498 में पुर्तगाल किया, फिर 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेज ने कर लिया, डच ने 1602 में किया, 1616 में डेनिस ने किया और फ्रांस ने 1664 में किया। तो ये क्रम क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए आपने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है भाई, फटाफट चीजों को रिवाइज करते चलिएगा। देखिए हमने ये पढ़ा कि हमने सबसे पहले आपको ये बताया कि यूरोपीय कंपनी का भारत में जो आगमन हो रहा है उस पर हम लोग सारी चीजों को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने बताया कि 1486 में बार्थोलोम्यो डियाज, जो एक पुर्तगाली व्यक्ति है जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की, दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, अफ्रीका की। फिर 1492 में कोलंबस, जो एक स्पेन की जो व्यक्ति है, जो भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकला, लेकिन उसने अमेरिका की खोज कर ली थी। फिर फाइनली वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली व्यक्ति हैं जो भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करेगा 1498 में। तो ये सबसे पहले केप ऑफ गुड होप में पहुंचता है, जिनको मदद कौन करता है? तो गुजरात के एक व्यापारी है जिनका नाम है अब्दुल मजीद, ठीक है, यहाँ पे है आपको अब्दुल मजीद, जो क्या करता है, इनको केरल के कालीकट घाट पे पहुंचा देता है। और उस समय केरल के राजा कौन थे? तो जमुरीन थे। ये पार्ट क्लियर है। अब पुर्तगाल, अब भाई समुद्री मार्ग का खोज कर लिया, तो अब क्या करेगा, भारत के साथ ट्रेड करेगा। तो पुर्तगाली सबसे पहले कंपनी का गठन किया 1498 में, ठीक है। अब इसको देख के अंग्रेज हो जाएंगे, डच हो जाएंगे, डेनिस और फ्रांस क्या करेंगे, कंपनी का स्टैब्लिशमेंट करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले पुर्तगाल करेगा, फिर अंग्रेज करेगा, देन डच, देन डेनिस, देन फ्रेंच। ये सीक्वेंस क्लियर है यहाँ पे, ठीक है सर। इसके बाद अब ये जो भारत भेजेंगे उसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाली आएगा, देन डच आएगा, देन अंग्रेज आएंगे, देन डेनिस, देन फ्रांस। अब एक एक सीक्वेंस करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले अब हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा डिटेल आज खत्म करेंगे। चलिए तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पुर्तगाली के बारे में, यानी पुर्तगालियों ने क्या ट्रेड किया है, कैसे ट्रेड किया, इसका पूरा डिटेल अब हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ नाम दे रहे हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ये दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि आज का क्लास पीडीएफ से लेना चाहिए था, टाइम कम लगेगा, लेकिन दिखाना है कि देखिए बिना पीडीएफ का भी चीज़ें और भी स्मूथ वे में पढ़ाया जाता है और पीडीएफ से क्या हेल्प होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ईगो में लेकर मतलब ऐसी चीज़ें कुछ नहीं है, मैं उसमें अभी काम कर रहा हूँ। अभी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हूँ, डच लिखा हूँ, डेनिस लिखा हूँ, पूरा लिख लूँगा तो उसको एक बार मैं लेकर के ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में पूरा लंबा टान दूंगा पीडीएफ लिख करके, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, चीज़ों को समझते हुए पढ़िए पहले। तो चलिए अब अभी तक आपने सारी चीज़ें याद है ना, आपके माइंड में बैठ गया होगा एक एक चीज़। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक यूरोपीय कंपनी है, यानी कि यूरोप महादेश का एक देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने एक कंपनी का स्थापना किया है जिसे हम कह रहे हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसकी स्थापना इसीलिए करा है इन्होंने कि आप भारत जाइए और भारत के साथ ट्रेड करिए मसाले की। क्लियर है भाई। अब आइए सबसे पहले यहां से फैक्ट याद करते चलिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, ये स्थापना डेट आपको याद रखना कब हुई, 1498 में हुई है, ठीक है।
अब इस समय जब पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो पुर्तगाल के राजा का नाम आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना। तो पुर्तगाल का राजा का नाम आपको याद रखना है हेनरी द नेविगेटर, याद रखिएगा हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर, क्या नाम है, हेनरी द नेविगेटर। तो उस समय पुर्तगाल के राजा कौन है, तो हेनरी द नेविगेटर है। तो स्थापना कब हुआ पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1498 में हुआ। पुर्तगाल के राजा कौन है, तो हेनरी द नेविगेटर है। अब याद रखना है ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कौन से पुर्तगाली व्यक्ति हैं जो भारत आए थे, तो वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत 3 बार आते हैं, ये याद रखना है डेट। एक तो 1498 में भारत आएंगे, ठीक है, 1498 में भारत आएंगे। भारत कहाँ आएंगे, केरल के कालीकट घाट में आएंगे, केरल के कालीकट घाट में आएंगे, केरल के कालीकट, ठीक है ना, कालीकट घाट में आएंगे। और केरल के कालीकट घाट में पहुंचेंगे। इस समय केरल के राजा कौन है, केरल के राजा कौन है, तो जमुरीन है। और इनको मदद कौन करता है, तो अब्दुल मजीद करते हैं, ठीक है ना। अब्दुल मजीद जो एक क्या है, व्यापारी है, अब्दुल मजीद करते हैं, जो गुजरात के रहने वाले हैं, और ये क्या है, एक व्यापारी है, ठीक है। तो वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति है। तो पहला पुर्तगाली व्यक्ति आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। या पहला यूरोपियन व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत आया था, तो पुर्तगाली व्यक्ति यही है, पहला यूरोपियन भी है और पहला पुर्तगाली व्यक्ति भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आ रहा है कौन है, तो वास्को डिगामा है। 1498 और भी डिटेल में पूछा गया है आपके पीसीएस में, तो याद रखिएगा 17 मई 1498, ठीक है भाई। 17 मई 1498 को भारत पहुंचता है, ये फर्स्ट टाइम आया। सेकेंड टाइम फिर ये कब आता है वास्को डिगामा, तो ये भी याद रखिएगा 1498 के बाद 1502 में दूसरी बार ये भारत आएगा, ठीक है ना। कब आ रहा है, 1502 में दूसरी बार भारत आ रहा है, दूसरी बार भारत आएगा 1502 में। 3 बार भारत आता है और तीसरे बार भारत में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, क्लियर है भाई। तो चलिए खैर अभी उस पर हटाइएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पहले हमने आपको क्या बताया भाई कि भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, तो वास्को डिगामा है, क्लियर है भाई। दूसरे बार वास्को डिगामा कब आए, 1502 में। तीसरी बार 1524, याद रखना है 1524 में तीसरी बार क्या है, ये भारत आते हैं, ठीक है। और तीसरी बार भारत आते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, इनकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है वास्को डिगामा का, ठीक है भाई। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है, भारत में। तीसरी बार भारत आए थे और भारत में ही इनकी मृत्यु हो गया था, क्लियर है। तो भारत का क्रम याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगाल से आने वाले व्यक्ति कौन है, वास्को डिगामा है, क्लियर है सर। कौन सबसे पहले आया था सर, तो वास्को डिगामा आया था। कब आया था सर, 1498 में आया। दूसरे बार कब आए थे, तो 1502 में आए थे। तीसरे बार कब आए, 1524 में आए। अब वास्को डिगामा भारत पहुंच गया है, समझिएगा, देखिए वास्को डिगामा भारत यहाँ पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आके केरल से मसाले की खेती, यहाँ से मसाला उठाया है और वापस गया है पुर्तगाल में, क्या किया, उसको ट्रेड किया, काफ़ी अर्न हो रहा है धीरे धीरे। तो अब धीरे धीरे क्या किया पुर्तगालियों ने, एक कंपनी का स्थापना किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 में, मैंने आपको बता दिया भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे आप देखिएगा पहला पुर्तगाली व्यक्ति कब आ रहा है, वास्को डिगामा आ रहा है 1498 में। अब दूसरा व्यक्ति का भी नाम आपको याद रखना है, दूसरा व्यक्ति का भी नाम आपसे पूछा जाता है 1500 में, ठीक है ना। 1500 में, 1500 ईस्वी में दूसरी पुर्तगाली व्यक्ति कौन है जो भारत आ रहे हैं, दूसरी पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन है जो भारत आ रहा है, तो वो है कैब्राल, ठीक है ना, कैब्राल है, ठीक है ना। कौन है, कैब्राल है, कैब्राल है जो भारत आ रहा है। तो दूसरा व्यापारी पुर्तगाली व्यक्ति का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो कौन है, कैब्राल है। पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, वास्को डिगामा है। दूसरा व्यक्ति कौन है, अब ये आया भाई, ये भी ट्रेड करने के लिए आया, मसाला उठाया है, जब चला गया है, फिर वापस वहां पे पुर्तगाल में बेच रहा, ठीक है ना, यूरोप प्रदेश में बेच रहा, काफी अच्छा अर्निंग कर रहा। तो सिंपल सी बात है, कंपनी का गठन हो गया। तो अब क्या करेगा भाई, अब देखिए मसाले का यहाँ पे ट्रेड करना है, तो अब जो यहाँ पे केरल में पहुंचा हुआ है, ठीक है ना, केरल में जो यहाँ पे पहुंचा हुआ, तो अब ये क्या करेगा, एक व्यापारिक कोठी का गठन करेगा, ठीक है ना, व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगा। अब पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, सभी कोई व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगा भारत में। ये व्यापारिक कोठी क्या है, तो देखिए जो मान लीजिए मसाला का ट्रेड कर रहा, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो बहुत सारे मसाले का यहाँ पे भंडारण करेगा, भंडार करेगा, स्टोर करेगा। तो भंडारण एक तरह से आपका व्यापारिक कोठी को कह सकते हैं। अब यहाँ पे मसाला रखा है, तो इसको सुरक्षा के लिए भाई, अब यहाँ पे कोई राजा वाजा कोई लूट मार ना ले, तो यहाँ पे सैन्य, अपना सैनिक को भी यहाँ पर बैठाएगा, तो सैन्य अड्डा भी ये हो गया था। और ये अपने कई सारे गवर्नर को भेजेगा पुर्तगाल, यानी कि ये जाइए यहाँ पर बैठ करके मॉनिटरिंग करिए, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से भंडारण कर रही है। तो इनका व्यापारिक केंद्र भी व्यापारिक कोठी होती है थी।
तो एक तरह से पूरा का पूरा जो फसल है या जो भी चीज़ का ट्रेड हो रहा है उसका वहाँ पे भंडारण स्टोरेज का कार्य होता था व्यापारिक कोठी में। दूसरा, वहीं पे सैनिक को इकट्ठा करके रखते थे, पुर्तगाली अपने सेना को लेकर के आते थे यहाँ पे। और इनका एक व्यापारिक केंद्र भी है, यानी कि हेड क्वार्टर एक तरह से समझिए कि ये व्यापारिक कोठी काम करता था। तो व्यापारिक कोठी का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका भाई। अगर मैं व्यापारिक कोठी कहीं भी बोलूँ तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंपनी है जो ट्रेड कर रही है उसको वहां पर स्टोर करेगी। सिंपल सी बात है, कुछ चीज को तो स्टोर करके रखेगी, सब कुछ ले जाना पॉसिबल नहीं है। अब उसको देखभाल के लिए अपने सैनिक को वहां पे बैठाएगी और अपना जो गवर्नर को अब भेजेगा। गवर्नर को क्यों भेजा जा रहा है, तो देखिए सिंपल सा बात है कि आप जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है मनमाने ढंग से कोई कार्य ना करे, ठीक है ना। सारी चीज़ों को देखभाल में जो भी चीज़ उठा रही है उतना ही, मतलब कि सारी क्रियाकलाप को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए गवर्नर की नियुक्ति करेगी। जैसे राज्य में राज्यपाल है उसी प्रकार तो वो उनका क्या होता था, हेड क्वार्टर होता था। क्लियर है भाई? चलिए यहां तक चीजें क्लियर है आपका। तो पुर्तगाल ने सबसे पहला व्यापारिक कोठी कहां बनाया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखना है आपको भाई। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी कहां पर निर्माण किया था, यानी कि पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी का निर्माण कहां किया था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पहला व्यापारिक कोठी का जो निर्माण हुआ था पुर्तगालियों का, ठीक है ना। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी, ठीक है ना। पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कोठी का जो निर्माण किया गया था कहाँ पे, तो याद रखना है केरल के कोचीन में, ठीक है। केरल के कोचीन में इन्होंने पहला अपना व्यापारिक कोठी का गठन किया 1503 में, ठीक है। कब किया? 1503 में। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पर निर्माण कर लिया था? केरल के कोचीन में 1503 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर जो देश, पुर्तगाल हो चाहे अंग्रेज हो चाहे डच हो चाहे डेनिश हो चाहे फ्रांस हो, उन्होंने अपना जो पहला व्यापारिक कोठी का गठन किया वो सारा आपसे पूछा जाएगा। और कब किया ये ईयर भी याद रखना है। तो जहां जहां हम ईयर आपको मेंशन कर दे बस वही ईयर आपको याद रखना है। तो पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो कैब्राल था। कब भारत आया था? 1500 में। वास्को डी गामा कितने बार आए हैं? 3 बार आए। एक बार 1498 में, 1502 में और 1524 में। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हो गई। उस समय राजा कौन था? हेनरी द नेविगेटर थे। और पुर्तगाली अब भारत आ गया है, भारत से ट्रेड करना मसाले की, तो अब अपना क्या करेगा? एक कोठी का निर्माण करेगा, व्यापारिक कोठी। व्यापारिक कोठी कहने का मतलब याद है, भंडारण है, सैन्य अड्डा है और एक व्यापारिक केंद्र है। तो पहला व्यापारिक कोठी का निर्माण ये कहां कर रहा है? केरल के कोचीन में 1503 में, ठीक है। अब यहां पे अपना व्यापारिक कोठी का गठन कर लिया है। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका भारत। यहां केरल में पुर्तगालियों ने अपना एक व्यापारिक कोठी बैठा लिया कोचीन में 1503 में। अब यहां पे क्या करेगा? अपना एक एक करके गवर्नर भेजेगा, ठीक है ना, कुछ कुछ समय के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। और देन यहाँ पे अब गवर्नर अगर रिटायर होंगे तो फिर दूसरे गवर्नर को भेजेंगे। तो वो सारे गवर्नर क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे कि किस प्रकार से पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ ट्रेड कर रही है सही तरीके से कि नहीं। तो अब सारे जितने प्रमुख गवर्नर है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे चलिए सारे गवर्नर के बारे हम लोग पढ़ते हैं। प्रमुख गवर्नर जो हैं आपके पुर्तगाल के जितने भी गवर्नर हैं, पुर्तगाली के जितने भी गवर्नर है सारे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला गवर्नर जिनको बना करके भारत भेजा जाएगा तो याद रखना है, उनका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक है। क्या नाम है उनका? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इनका नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 से 1509 तक, ठीक है भाई। 1505 से लेकर के 1509 तक। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर कौन है जो भारत भेजा गया था, पुर्तगाली गवर्नर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 से 1509 तक इनको बना के भेजा गया था। लेकिन इसके पीछे का एक स्टोरी आप समझिए। देखिए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से पहले भी एक व्यक्ति है जिनको गवर्नर बना के भारत भेजा जा रहा था, जिनका नाम था ट्रिस्टाओ, ठीक है ना। ट्रिस्टाओ, सही से लिख दूं, ट्रिस्टाओ, ठीक है। थोड़ा नाम हो सकता है टिपिकल ये, ट्रिस्टाओ, ठीक है ना। ट्रिस्टाओ, ठीक है ना। ट्रिस्टाओ दा कुना, ठीक है। ट्रिस्टाओ दा कुना। तो इनको क्या किया गया? इनको नामित किया गया था कि आपको जो है गवर्नर बना करके भेजा जाएगा, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी आपसे पूछा गया है पीसीएस में ये, कि वो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, नामित गवर्नर, ठीक है ना, प्रथम नामित पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताइए, तो ट्रिस्टाओ दा कूना था। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण किनको भेजा गया भारत में गवर्नर बना के? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने क्या क्या कार्य किया? सबसे पहला याद रखना कि पहला क्या है, ये पॉइंट याद रखना है कि ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है।
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है ये आपका, ठीक है भाई, ये क्या है आपका प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। दूसरा, अब ये भारत आ गया है, ध्यान से देखना है, देखिए पुर्तगाली गवर्नर को बनाकर यहाँ पे भेज दिया, ये क्या आपका हिंद महासागर है। अब इस हिंद महासागर में एक नीति अपनाएगी, ये नीले, ठीक है, पानी का कलर कैसा है, नीला है, तो जिस इसे एक इस पॉलिसी को अपनाता है जिसे हम लोग कहते हैं नीले जल की नीति, ठीक है ना, नीले जल की नीति अपनाता है। यानी कि ये जो हिंद महासागर आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर, इस हिंद महासागर में अपना अधिक पावरफुल, यानी कि ये पूरे हिंद महासागर में दिखाना चाह रहा पुर्तगाली कि हम काफ़ी मजबूत हैं, यहाँ पे बहुत सारे अपने सैनिक को इकट्ठा कर दिए हैं और अरबों के ऊपर आक्रमण करके इनके व्यापार को भी कब्जा कर लिए हैं, और एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि हिंद महासागर में मेरा बहुत अधिक पावर है, और यहाँ पे जो ट्रेड हम भारत के साथ कर रहे हैं, यहाँ पर एक एकाधिकार है, केवल हम ही करेंगे। तो ये नीले जल की नीति का कंसेप्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे भाई जैसे कि चाइना क्या करता है कि आपने जो सैनिक बैठाए हुए इधर आपका श्रीलंका में भी बहुत सारे द्वीप में, तो उसी प्रकार से ये पुर्तगाली हिंद महासागर में नीले जल की नीति अपनाई। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीले जल की नीति का संबंध है, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि वहाँ के जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उन्होंने नीले जल की नीति अपनाई थी। तो पहला, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हिंद महासागर में, या आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा नीले जल की नीति जो इसका संबंध है हिंद महासागर से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर से, तो हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में इन्होंने क्या चलाई थी, हिंद महासागर में नीले जल की नीति अपनाई थी, ठीक है ना, नीले जल की नीति। नीला इसलिए कहा गया क्योंकि पानी का कलर क्या होता है, नीला होता है। नीले जल की नीति अपनाई थी, ठीक है भाई, नीले जल की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो नीले जल की नीति अपनाने वाले कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है। कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। और वो दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे हिंद महासागर में अपने प्रभाव को कितने हम शक्तिशाली हैं, और इसी नीले जल नीति में इन्होंने कार्टेज पद्धति को अपनाया था, ठीक है ना, कार्टेज पद्धति। अब ये कार्टेज पद्धति को अगर आपको समझना है तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कार्टेज पद्धति का मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर कोई भी अगर यहाँ हिंद महासागर में आना चाहता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पुर्तगाल में क्या पूरा सैनिक तैनात है, किसका सैनिक तैनात है, पुर्तगाली सैनिक तैनात है, ठीक है ना। अगर कोई भी सेना इधर आ गया है, ठीक है ना, विदाउट परमिशन आप यहाँ पे हिंद महासागर में कोई भी देश के सेना नहीं आ सकते हैं, कोई भी जहाज नहीं आ सकता है। अगर कोई जहाज आएगा तो पहले आप हमें से परमिशन लीजिए, देन आपको यहाँ पर अलाउ होगा, अदरवाइज आपको क्या कर लिया जाएगा, लूट पाट करके आपको भगा दिया जाएगा। समझ में आया। तो ये कार्टेज पद्धति की आपसे पूछा भी जाता है कई बार, कार्टेज पद्धति का संबंध है, तो याद रखिएगा नीले जल की नीति से संबंध है। कार्टेज पद्धति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा पुर्तगालों ने अपना जो पहला गवर्नर भेजा था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने, वही कार्टेज पद्धति की शुरुआत भी की थी। कार्टेज पद्धति का अर्थ क्या है कि समुद्र में इन्होंने अपना क्या किया था, सेना को तैनात कर दिया था। अब समुद्र में कोई भी जहाज अगर आना है, कोई भी देश का जहाज आएगा, तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली से परमिशन लेना है, देन ही आप आ सकते हैं। अगर आप बिना परमिशन के आ गए, यहाँ तक कि भारत में जो उस समय 1498 में क्या चल रहा था, मुगल शासक ही चल रहा था। मुगल शासक भी अगर इस हिंद महासागर में, अरब सागर में अगर आना चाहता था तो पहले इसको पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था, और विदाउट परमिशन अगर आप आ लिए तो आपके जहाज को लूटपाट मचा लिया जाता, तो पूरी तरह से लूट लिया जाता, ठीक है। तो अगर आपको इस समुद्री मार्ग में जाना है, या इधर से आपको इस समुद्री मार्ग में आना है, इस मार्ग से होते हुए भारत आना है, तो आपको पहले परमिशन लेना है, किससे, पुर्तगाली से। तो ये कार्टेज पद्धति है। क्लियर है भाई। तो कार्टेज पद्धति होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्टेज पद्धति की शुरुआत करने वाले कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इनका संबंध किससे है, नीले जल की नीति से। नीले जल की नीति क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से क्या आपको याद रखना है कि इसने क्या किया था, कार्टेज पद्धति की शुरुआत किया इसने 1505 में। याद रखना ये भी पॉइंट आपके कई बार पूछा स्टैटिक पार्ट में। 1505 में इन्होंने केरल में, याद रखना है, केरल के कन्नूर एक नगर है, केरल में एक जगह है कन्नूर, ठीक है ना, केरल में एक जगह है कन्नूर। इस कन्नूर में इन्होंने सेंट एंजेलो, ठीक है, सेंट एंजेलो, ठीक है ना, सेंट एंजेलो फोर्ट, एक किला का निर्माण किया। तो कई बार आपसे पूछा है सेंट एंजेलो फोर्ट किला का निर्माण किसने किया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने केरल के कन्नूर नगर में किया था। सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया था ये, ठीक है। और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था, तो जहाँ पर व्यापारिक कोठी बनाई थी इन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहीं पे बनाया था, कोचीन में ही, ठीक है ना, कोचीन जो केरल में स्थित है, वहीं पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से जितनी भी पॉइंट थी फैक्ट आपको मैंने बता दिया है। पहला गवर्नर कौन है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। पहला नामित गवर्नर पूछा जाएगा तो ट्रिस्टाओ दी कूना है। क्लियर है भाई। टाइम पीरियड याद रखना 1505 से 1509 का है ये।
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। हिंद महासागर मिशन नीले जल की नीति अपनाई थी। कार्टेज पद्धति की शुरुआत इसने की थी। 1505 में केरल में कन्नूर नगर में सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण करा था। हेडक्वार्टर इसने कहाँ बनाया था? केरल के कोचीन में स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो ये पहला गवर्नर हो गया। देन इसके बाद इनके बाद अब दूसरा गवर्नर आएंगे जिनका नाम होगा अल्बुकर्क। ठीक है ना, अल्बुकर्क। तो सेकंड गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। बहुत सारे गवर्नर आएंगे बट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आपको 3 याद रखना है। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क का टाइम पीरियड चलेगा 1509 से लेकर के 1529 तक, यानी 20 साल तक ये गवर्नर बने रहेंगे पुर्तगाल के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियल फाउंडर बोला जाएगा पुर्तगाल साम्राज्य का कौन है, तो वास्तविक संस्थापक यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का यही है। ये सारा पॉइंट कल हम आपको जब नोट्स लाएंगे तो पूरा चीज़ रिवीजन करा देंगे। ये एक एक पॉइंट अभी मैं लिख रहा हूँ, आपको याद करते हुए चलते चलना है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली साम्राज्य का? तो अल्बुकर्क है। अब इसी अल्बुकर्क ने क्या किया था 1510 में, देखिए एक बीजापुर जो जगह है, ठीक है ना, बीजापुर का जो शासक था, बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, नाम याद रखना है, यूसुफ आदिल शाह। इस यूसुफ आदिल शाह को आक्रमण करके, ठीक है ना, इस यूसुफ आदिल शाह को आक्रमण करके क्या किया? गोवा को छीन लिया था। ठीक है ना, गोवा पे अपना अधिकार कर लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा गोवा की स्थापना करने वाला कौन है, तो यही अल्बुकर्क है। ठीक है, गोवा को स्थापना पूछा जाएगा कि गोवा की स्थापना किया था इसने कौन से शासक को हराया था, तो गोवा का जो स्थापना किया था उसने बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह पे आक्रमण किया और उससे गोवा को छीन लिया था। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, इन्होंने और भी चीज़ें कार्य की है कि जितने भी पुर्तगाली व्यक्ति थे उनको कहा कि आप भारत आइए और भारत में जो भी महिलाएं हैं उनसे आप विवाह करिए। ठीक है ना, ताकि आप अपना यहाँ पे क्या करें, धीरे धीरे अपना पूरा गृह गृहस्थी यहीं बसा लीजिए भारत में, ताकि अब अगर आप भारत में बस जाएंगे, महिलाओं के साथ आप विवाह कर लेंगे तो एक अलग सा अटैचमेंट हो जाएगा, तो आपको भगाया नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो पुर्तगालियों का और मजबूती भारत में हो जाएगा। तो इसका भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधा, विवाह के लिए प्रोत्साहन किया था। विवाह के लिए भी प्रोत्साहन करने वाले यही व्यक्ति हैं अल्बुकर्क। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, अच्छा पीसीएस लेवल का। तो विवाह के लिए भी प्रोत्साहन किया। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा, तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोचीन को ही बनाया था। ठीक है, याद रखना। तो 2-3 इंपॉर्टेंट कार्य याद रखना अल्बुकर्क का। तो अगर पूछा जाएगा पुर्तगाली साम्राज्य का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क है, 1509 से 29 है। दूसरा गवर्नर कौन है पुर्तगाली का, यही है। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हरा करके गोवा को छीन लिया, गोवा की स्थापना करने वाली यही है। और इन्होंने विवाह के लिए काफ़ी प्रोत्साहन किया सबको। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा, तो कोचीन को बनाया था। ठीक है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा, तो कोचीन को बनाया था। अब अल्बुकर्क खत्म होने के बाद तीसरा आएगा और अंतिम गवर्नर होंगे पुर्तगाल के। अंतिम जो है तीसरे नंबर का कौन है, नीनो डा कुना। ठीक है ना, नीनो डी कुना, नीनो डी कुना, नीनो डी कुना, नीनो डी कुना। बहुत सारे गवर्नर बनेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट बस अब यही 3 है। 1529 से चलेगा इनका टाइम पीरियड 1538 तक। तो तीसरे पुर्तगाली गवर्नर कौन है, नीनो डी कुना है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, क्या सबसे लंबे समय तक अगर पूछा जाएगा जो पुर्तगाली गवर्नर कौन थे तो यही रहे। तो सबसे लंबे समय तक, बस इतना मैं लिख रहा हूँ, समझ जाना आपको, बाकी नोट में डिटेल लिखा हुआ। सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले कौन है, तो यही है। सबसे लंबे समय तक गवर्नर, कौन से गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। सबसे लंबे समय तक पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहने वाले कौन है, नीनो डी कुना ही है। 1530 में, ठीक है ना, 1530 में इसने क्या किया था, 1530 में इसने क्या किया, जो हेडक्वार्टर अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने कोचीन बना के रखा था, इसने क्या किया, हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया। हेडक्वार्टर को इसने कोचीन से कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा बना दिया था। गोवा को क्या कर दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने एक और कार्य काम किया कि 1534 में, देखिए, गुजरात का जो एक शासक है बाज बहादुर, उस पर आक्रमण किया और उस पर आक्रमण करके, ये पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, 1534 में गुजरात के जो शासक हैं बाज बहादुर, ठीक है ना, बाज बहादुर पर आक्रमण करके बेसिन को, दमन और दीव, ठीक है ना, दमन और दीव को इनसे छीन लिया। दमन दीव पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए दमन दीव कहाँ है, इस मैप में देखिएगा, भारत का मैप, यहाँ इंडिया है। इंडिया का मैप में अगर देख पा रहे हो तो इस मैप में नहीं दिखेगा, यहाँ पे देखते हैं, मैप बना लिया जाए इंडिया का। देखिए यहाँ पे जब आप मैप देखेंगे भारत का, ये हो गया गुजरात। तो गुजरात का ये वाला जो सेक्शन देखिए, यहाँ हो गया आपका दमन, ये हो गया दीव, ये हो गया आपका बेसिन। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं नाम के साथ ही, ये हो गया आपका बेसिन, ये हो गया आपका दमन और ये हो गया आपका दीव। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, गुजरात, और ये हो गया आपका कोचीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, इन्होंने पहला व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। गोवा को बीजापुर के शासक जो थे बहादुर शाह से, यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया।
फिर गुजरात के बहादुर शाह जो हैं आपको उनको क्या किया, उन पर आक्रमण किया, बाज बहादुर पे आक्रमण करके ये पूरा क्षेत्र पे, ठीक है ना, बेसिन पे, दमन और दीव को अपना अधिकार पे क्षेत्र में अधीन कर लिया था। कौन? पुर्तगाली। और ये कौन है तीसरा नंबर में गवर्नर बन के कौन आए थे? नीनो डी कूना। तो ध्यान रखना है, ये जो गोवा वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कब इसको जीता? 1510 में जीता। और ये क्या है आपका? कोचीन है, ठीक है। ये आपका क्या है? गोवा हो गया और ये आपका कोचीन हो गया। कोचीन को हेडक्वार्टर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और अल्बुकर्क दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पे था कोचीन। लेकिन 1510 में जो गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने, इसको हेडक्वार्टर कौन बना रहा है? नीनो डी कूना। याद रखना है 1530 में, ये ईयर याद रखना है। इसने हेडक्वार्टर कहाँ किया? कोचीन से शिफ्ट करके गोवा बना दिया। अब देखिए गुजरात के बाज बहादुर शाह से क्या किया? बेसिन दमन दीव छीन लिया और इनके साथ एक मतलब कि संधि की हस्ताक्षर कर रहे थे कि भाई आप जो बेसिन पे और दमन दीव पे अब मेरा पूरा अधिकार होगा। तो इसी मुद्दे पे क्या हुआ था कि बाज बहादुर की क्या होती है ना, मृत्यु हो जाती। कैसे कि देखिए जो नीनो डी कूना है और बाज बहादुर डिस्कशन कर रहे थे जहाज में, और जहाज में ही झड़प हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे सहमति नहीं होते हैं, तो एक दूसरे के बीच में लड़ाई होती है और बाज बहादुर उस समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे उनके डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी पॉइंट रखना याद है कि इनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? तो समुद्र में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो देखिए अब नीनो डी कूना से कितना पॉइंट याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर थे ये। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट कर लिया था। 1534 में इन्होंने क्या किया था? गुजरात के बाज बहादुर को आक्रमण करके बेसिन, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है, और दमन और दीव को क्या किया? अपने अधीन कर लिया था। और इसके मुद्दे पे ही डिस्कशन कर रहा था बाज बहादुर से, जिससे झड़प होती है, जिसमें बाज बहादुर को धक्का होती है, झड़प होने के दौरान समुद्र में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो थे गवर्नर पुर्तगाल के जितने थे सारा हमने कर लिया। कल हमने पुर्तगाल की जो व्यापारिक कोठी और भी है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यापारिक कोठी, यानी कि पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। सबसे पहला इनका व्यापारिक कोठी कोचीन में हो गया। गोवा को जीत लिया 1510 में, फिर 1530 में हेडक्वार्टर बना लिया गया। गुजरात का ये वाला क्षेत्र पूरा पुर्तगालियों ने अपने अधीन कर लिया था। फिर इधर भी हम लोग देखेंगे तमिलनाडु में, बंगाल में और बांग्लादेश में भी अपना व्यापारिक कोठी का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इसको कल देखेंगे और कल डच भी खत्म कर लेंगे और अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कल इंटर कर जाएंगे। कल फटाफट होगा क्योंकि कल पीडीएफ साथ में रहेगी, तो चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेगी, चीज़ों को बस समझा दिया जाएगा ओवरऑल, ठीक है भाई। दैट्स ऑल। ये समझ में आया कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का कंसेप्ट समझ में आया कि क्या है यूरोपीय, यानी कि यूरोप देश में जो कंपनियां हैं वो भारत आएंगे ट्रेड करने के लिए। स्थल मार्ग था, लेकिन ये स्थल मार्ग पे आक्रमण करने के कारण कुस्तुनतुनिया पे अब ये मार्ग बंद हो जाने के कारण एक समुद्री मार्ग की खोज हुई है भारत जाने के लिए, और इससे ही फिर ट्रेड हो गया। बाकी डिटेल आगे पूरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो कल इसको आगे करेंगे और कल और एक और क्लास में ये पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो चैप्टर है, अगर जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर को ख़त्म करने 6 से 7 क्लास लगेगा, बट इसको तेज़ी से अब हम लोग 3 क्लास में निपटा लेंगे। वो पीडीएफ साथ में रहेगा, देन आराम से चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भाई। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।